Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 11C. Students, this is our second lecture of history, chapter 9, Industrial Revolution. In this lecture, we will start from page number 200. Our topic is cotton spinning and weaving. तो सारी बात क्या है? बात ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा क्लोथ को वोवन करते थे, वुल से, फ्लैक्स से और लाइनिन में इसे कन्वर्ट करते थे। बट लेकिन अगर आप देखें तो 17th सेंचुरी से द कंट्री हैड बीन इम्पोर्टिंग बेल्स ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया एट ग्रेट कॉस्ट एज द ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल कंट्रोल पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश। इट बिगिन टू इम्पोर्ट अलॉन्ग विथ क्लोथ रॉ कॉटन विच कुड बी स्पन एंड वोवन इनटू क्लोथ इन इंग्लैंड। तो हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी से क्या होगा कि यहाँ से इंडिया से कॉटन जाना शुरू हो जाएगा और वो इंग्लैंड पहुँचेगा और वहाँ पर लोग उसको वोवन करेंगे। अब अगर आप देखें तो ये वर्क बहुत ही स्लो था और लेबोरियस था। इसमें कभी कभी 10 और उससे भी ज़्यादा स्पिनर्स लगते थे। ज़्यादातर इस काम में वोमेंस को यूज़ किया जाता था। इन वोमेंस को वो लोग स्पिनिस्टर बोलते थे। बट लेकिन अगर हम देखें तो 1780 के बाद कॉटन इंडस्ट्री में एक बूम आएगा और इट सिंबलाइज ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मैनी वेज। तो अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के दो फीचर होंगे जो आपको दिखाई देंगे इन इंडस्ट्रीज़ में। रॉ कॉटन हैड बीन एंटायरली इम्पोर्टेड एंड लार्ज पार्ट ऑफ द फिनिश्ड क्लॉथ वॉज एक्सपोर्टेड। दिस सस्टेन द प्रोसेस ऑफ colonization so that Britain could retain control over the sources of raw cotton as well as the markets. The industry was heavily dependent on work of women and children in factories, since exemplified the ugly face of the early industrialization as will be described below. तो था क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वोमेन इस काम में लगाई जाती थी कॉटन वोवन करने के लिए, वीविंग के लिए। बट लेकिन इसके अंदर भी बूम आएगा। वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 201 पर उन्होंने एक क्लॉज में दिया हुआ है। क्या होगा कि आप अगर देखें तो 1733 में क्या होगा, जॉन के एक फ्लाइंग शटल नाम की मशीन बनाएंगे जो क्या करेगी, ज़्यादा बड़े फैब्रिक्स को बुन सकेगी, यानी कि कपड़े का आकार अब वो बड़ा बना सकते हैं। इसके बाद जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी जो आएगी 1765 में, ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगी क्योंकि ये 8 अलग अलग यार्न्स को, 8 अलग अलग धागों को एक साथ बुन सकती है। तो इससे क्या होगा, ये फैब्रिक को बहुत तेज़ी से बनाएगी और मार्केट के अंदर कपड़ा जल्दी अवेलेबल होगा। बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं 1700 to 1800, उस समय तन पर कपड़ा होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। इसी तरह से कुछ और मशीनें आएंगी, जैसे वाटर फ्रेम रिचर्ड और राइट की है जो कि ज़्यादा मजबूत धागा, स्ट्रॉन्गर थ्रेड बुनने के काम में आएगी। एक म्यूल करके मशीन आएगी। ये मशीन जो है उस जो स्ट्रॉन्गर धागा बनेगा उसको यार्न में कन्वर्ट करने के काम में आएगी। अल्टीमेटली फाइनली आप देखेंगे कि एडमंड कैटराइट जो है 1787 में पावर लूम क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। बच्चों, आप लोगों ने हैंडलूम का नाम तो सुना ही होगा। हैंडलूम मतलब हाथ से चलने वाले मशीनें और पावर लूम यानी पावर से चलने वाली मशीनें। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि मशीनें काम करने लगेंगी, इंसानों के काम को कम कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें स्टीम पावर, तो स्टीम पावर के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, स्टीम पावर के पहले अगर आप देखें द रियलाइजेशन दैट स्टीम कुड जनरेट ट्रमेंडस पावर वाज डिसाइसिव टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। वाटर एज हाइड्रोलिक पावर हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज बट इट हैड बीन लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। ठीक है, तो जैसे ही लोगों को यूज़ पता चलेगा कि भाई स्टीम पावर से भी हम कुछ काम कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टीम पावर सबसे पहले माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होगी। थॉमस सैवरे नाम के एक जो हम कहें साइंटिस्ट होंगे या जो इन्वेंटर होंगे, वो माइनर्स फ्रेंड करके एक मशीन स्टीम इंजन डेवलप करेंगे और ये स्टीम इंजन जो होगा 1698 में डेवलप किया जाएगा। इसका मेन काम होगा कि जो शैलो डेप्थ होती हैं वहाँ से माइंस के अंदर जो पानी आनी भर गया है या चीज़ें हैं उनको ड्रेन करना। इसके बाद एक और थॉमस न्यू कॉमन के द्वारा स्टीम इंजन 1712 में लाया जाएगा। ये जो है
कुछ एनर्जी कम लॉस्ट करेगा, जो पहला वाला इंजन है वो एनर्जी जितनी प्रोड्यूस करेगा उतनी वर्क में नहीं जा पाएगी। फाइनली अगर हम देखें तो स्टीम इंजन का यूज़ कोल माइंस में ही होता रहेगा तब तक जब तक जेम्स वॉट भैया जो है 1769 में इस मशीन के जो वर्क है उसको कन्वर्ट कर देंगे कि स्टीम इंजन अब एक प्राइम मूवर के तौर पे काम करेगा और फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करने लगेगा मशीन्स को, फैक्ट्रीज़ के अंदर और अलग अलग जगह पर। इसके बाद आप देखें तो मैथ्यू बोल्टन जो है एक इंजन डेवलप करेंगे। इसके बाद आप देखें तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वॉट्स स्टीम इंजन वाज द बिगिनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर, यानी हम देखें तो 18th सेंचुरी के एंड तक वॉट्स का जो स्टीम इंजन था जेम्स वॉट का, वो लगभग टोटली सभी जगह से हाइड्रोलिक पावर को हटाता जा रहा था और खुद इंस्टॉल होता जा रहा था। बच्चों ये ठीक उस तरह से होता है जैसे कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी जाती है और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो धीरे धीरे लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अपने घर के अंदर या अपने काम में यूज़ करने लगते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप अपने घर से भी ले सकते हैं। आपके घर में आज से 20 साल पहले बल्ब यूज़ हुआ करते थे, ट्यूबलाइट यूज़ हुआ करती थी, बट आज मैं क्या देख रहा हूँ कि सभी घरों में अब LED लाइट यूज़ होती है। इसका क्या है बेनिफिट है, लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो रहा है, बिल कम आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 1840 में ब्रिटिश स्टीम इंजन्स वर जनरेटिंग मोर देन 70% ऑफ ऑल यूरोपियन हॉर्स पावर, यानी पूरे यूरोप में जितनी भी ताकत जनरेट की जा रही थी कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए, उसका 70% पोर्शन जो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था उसके अंदर उसके द्वारा जनरेट किया जा रहा था। अब बच्चों हम पेज नंबर 203 पर पहुँचेंगे तो एक नया टॉपिक मिलेगा, कैनाल्स एंड रेलवेज़। तो कैनाल्स जो हैं एक्चुअली अगर हम देखें तो इनको इनिशियली बिल्ड किया गया था ट्रांसपोर्ट कोल टू द सिटीज़। द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल द वर्सले कैनाल बाय जेम्स ब्रिंडले 1761 में कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके बाद आप देखें कि वर्सले के पास भी एक कैनाल बनाई जाएगी और ये कैनाल मैनचेस्टर को जोड़ने के लिए बनाई जाएगी जिससे कि कोल उन जगहों तक पहुंचाया जा सके। अब एक और बात आपको बताएं, जो ये माइनिंग का काम होता है ये ज़्यादातर बिग लैंड ओनर्स वगैरह किया करते हैं। तो ये जो बिग लैंड ओनर्स होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, ये अपनी माइंस को पॉपुलर बनाने के लिए, या देखिए आप अगर इंडस्ट्री लगाए हुए हैं तो आप वहीं से रॉ मटेरियल खरीदेंगे जहाँ से आपके पास ईजी तौर पे ये सामान आ जाएगा। तो वो क्या करते थे, इन कैनालों का कंस्ट्रक्शन कराते थे। अगर हम देखें तो 25 न्यू कैनाल्स बनाई गई, नए कैनाल प्रोजेक्ट बिगिन हुए। हमारे जो ब्रिटेन का टाइम पीरियड रहा 1760 to 1790 और इसको कैनाल मेनिया के नाम से जाना गया। 1788 से लेकर 1796 तक वहाँ पर 46 न्यू और प्रोजेक्ट हुए और 60 ईयर्स में लगभग 4000 माइल्स कैनाल्स वहाँ पर बिल्ट हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें, द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टीफेंशन रॉकेट अपीयर्ड इन 1814, रेलवेज इमर्ज्ड as a new mean of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast to carry passenger and goods। अब जो इन्वेंशन थी रेलवे की उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक सेकंड स्टेज पे ले जाके खड़ा कर दिया। 1801 में रिचर्ड त्रिवेतिक ने एक हैड डिवाइज्ड एन इंजन कॉल्ड पफिंग डेविल दैट पुल्ड ट्रक अराउंड द माइंस वेयर ही वर्कड कॉर्नवॉल। ठीक है, तो कुल मिला के पफिंग डेविल का काम था कि वो माइंस के अंदर ट्रकों को खींचने का काम करता था। इसके बाद एक और लोकोमोटिव जिसको हम द वल्चर बोलेंगे वो इन्वेंट किया गया, जो कि 30 टन तक वेट को हिल के ऊपर ले जा सकता था और इसकी स्पीड 4 माइल पर आवर होती थी। इसी तरह से अगर आप देखें तो फर्स्ट रेलवे लाइन वहाँ पर 1825 में स्टॉकहोम और डार्लिंगटन के बीच में कंस्ट्रक्ट की गई। द रेलवेज नाउ अपीयर्ड। अब अगर आप देखें तो लगभग 6000 माइल्स 6000 माइल्स का रेलवे नेटवर्क ओपन हो गया था ब्रिटेन में बिटवीन 1830 to 1850। गुड बाय। In the next lecture we will discuss remaining part of the chapter. Thank you.